ठीक है जी बेटा, स्टार्ट करें जी। लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर। आप भी अगर अपने पास आपके पास ओपन है तो आप उसको स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। ओके जी बेटा, इंस्ट्रक्शंस में वही बात है कि 80 मार्क्स का टोटल पेपर है और प्रिंटेड पेजेस आपके पास लिखे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा मेरे साथ, ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपने मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन को आपने पता है किस तरह सॉल्व किया करना है। बड़ा आसान है बेटा इसका तरीका। आपने डेसिमल को भूल जाना है, जितने भी डेसिमल्स हैं इनको भूल जाना है। आपने 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है और 2 और 4 का आंसर होता है 8। और आपको अब आप देखें कि इसके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। ये 1 डेसिमल प्लेस है और ये 0 डेसिमल प्लेस है। तो डेसिमल प्लेसेस को आप ऐड कर दें तो टोटल आंसर कितना बनता है, 1 डेसिमल प्लेस। तो ये जो आपने 8 लिखा है इसको भी 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दें, ये 0.8 आंसर आता है इसका, ठीक है। और ये 1.5 को एज इट इज नीचे कॉपी करें तो 1.5 माइनस 0.8 और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा जरा क्या आंसर आएगा। पॉइंट 0.7। 7, 0.7। अब डिवीजन के लिए भी आपने बिल्कुल चीजों को बड़े आसान रखना है, ठीक है। आपने क्या कर देना है कि 4.2 डिवाइडेड बाय 0.07। आप डिनोमिनेटर में से डेसिमल तो बिल्कुल ही हटा दिया करें ना, खत्म कर दिया करें। अब इसके डिनोमिनेटर में डेसिमल खत्म करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर बाय 100। आप क्या करें, 4.2 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बताइएगा जरा जल्दी से। 420। 420। 420। और जो अब नीचे 0.07 है इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 7। 7। 7। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्रैक्शंस आ गए हमारे पास। बेटा फ्रैक्शंस में जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस बता रहा हूं आपको, जब भी फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी ऑलवेज मेक देयर डिनोमिनेटर सेम, ठीक है जी। डिनोमिनेटर सेम कैसे करना होता है आपने, आपको बहुत अच्छे से पता है, बाय फाइंडिंग आउट द एलसीएम। 7 और 5 का आप फटाफट से एलसीएम निकाल लें साइड पे, और आप जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम जो है वो 35 आता है। जब एलसीएम 35 आएगा आपने डिनोमिनेटर में दोनों के 35 बनाना है, तो 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह आप नीचे जब आप 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। और 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से कराना पड़ेगा। आपके पास बनेगा जी 25/35 और नीचे इधर आ जाएगा 14/35। तो बेटा डिनोमिनेटर में आप 35 लिख लें और न्यूमिनेटर में 25 माइनस 14। या के पास सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, बताइएगा जी। 11/35। 11/35। ये अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही होगी तो आपने क्या करना है, आपने उनका डिनोमिनेटर सेम करना है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। अब ये देखिएगा जी जरा, ये सिंपल मिक्स्ड नंबर्स हैं। हमेशा मिक्स्ड नंबर जब भी आ जाए कभी, आपने उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। और कैसे करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस। तो 1 5 और 5 के अंदर ऊपर वाला 1 ऐड कर दें तो 6/5। और दरमियान में डिवीजन है, इसी तरह डिवीजन का साइन एज इट इज लिख देना आपने। 2 होल 1/3, इसको भी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर प्लस, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। जब आप ये काम कर लेंगे, पहला स्टेप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बना लेंगे इसको। अगले स्टेप में आपने हमेशा याद रखना है कि इस डिवीजन साइन को चेंज करें मल्टीप्लाई में। जब भी आप डिवीजन साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो जो भी फ्रैक्शन लिखी है डिवीजन के बाद आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसके उल्टा कर देंगे। नीचे जो चीज है उसको ऊपर कर देंगे और जो ऊपर चीज है उसको नीचे कर देंगे। तो 3/7, ठीक है बेटा। और ये जो 6/5 है ये बिल्कुल आपने एज इट इज रहने देना है।
बात फॉलो कर लिया आपने, रेसिप्रोकल वाली बात समझ आ गई कि डिवीजन की जगह आपने हमेशा चेंज कर लेना है मल्टीप्लिकेशन में, और जो भी डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन है आपने उसको उल्टा कर देना है, अपसाइड डाउन कर देना है, जो नीचे चीज है उसको ऊपर कर देना है और जो ऊपर है उसको आपने नीचे कर देना है। ठीक है, अब आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो फ्रैक्शंस की, तो हमेशा न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास 6 3 जार 18 होता है और 7 5 जार 35 होता है। ठीक है, आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर, और हाँ, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 को दूसरे नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 18/35। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा जी, परसेंटेज का बिल्कुल वैसा सा क्वेश्चन आ गया जो हमें अभी किया है। वो क्या कह रहा है, इन अ टाउन 11,000 पीपल आउट ऑफ 50,000 पीपल आर अंडर 18। ठीक है जी, अंडर 18 हमें पता लग गया कितने लोग हैं जी, ये अंडर 18 के जो लोग हैं वो 11,000 है, और टोटल लोग कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन वो है 50,000 की। वो कह रहा है परसेंटेज पॉपुलेशन अंडर 18 की निकालनी है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चीज अभी हमने की है कि हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ अंडर 18, अंडर 18 लोगों की परसेंटेज निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया था जिस चीज की आपने परसेंटेज निकालनी है उस चीज को ऊपर रखना है आपने, कि अंडर 18 में कितने लोग हैं, डिवाइडेड बाय हमेशा आपने टोटल या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपने कर देना है 100%। अब ये आपके पास क्या बन गया बेटा, अंडर 18 में कितने लोग थे, 11,000, डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग थे, 50,000, और मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100% के साथ। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताइएगा जरा। 0 22। 0 से कट जाएंगे, 5 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 22 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा जी 22%। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन जिस तरह के अभी हम कर रहे थे इंक्रीज परसेंटेज वाले। अ कंपनी हैव 1200 वर्कर्स, ठीक है जी, इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 15%। ठीक है, उन्होंने इन एम्प्लॉयज को अपने इंक्रीज कर लिया बाय 15%। अब वो कह रहे हैं कि अब कितने एम्प्लॉयज उनके पास होंगे, वही सेम चीज करनी है आपने, इसको रेशो भी कहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। बेटा बिफोर में कितने लोग थे, दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, एक तो परसेंटेज को और दूसरी उसकी पॉपुलेशन को। ठीक है बात। अब बिफोर परसेंटेज में, परसेंटेज बिफोर कितनी थी यहाँ पर, 100% थी। ठीक है, और अब जो एम्प्लॉयज हैं वो पहले से ज्यादा कर रहा है, जब ज्यादा कर रहा है इसका मतलब है परसेंटेज के अंदर इंक्रीज आ जाएगा, वो कह रहा है, और इंक्रीज होके परसेंटेज जो है वो 115 बन जाएगी। और पॉपुलेशन जो थी वो पहले एम्प्लॉयज की वो 1200 थी, और अब कितनी है वो हमने यहां से फिगर आउट करनी है। बड़ा इजी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप क्या करेंगे, 100 को x से मल्टीप्लाई और 15 को आप 1200 से मल्टीप्लाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 इंटू 1200 और नीचे आ जाएगा 100। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू गिव अस 1380। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा बेटा, यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है दैट इज इंडिसेस, और इंडिसेस में हमारे पास हमें इंडिसेस के कुछ लॉज हैं वो हमें आने चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, 9 पावर 1 हमेशा 9 होता है, और जब भी एवेलुएट की बात करेगा इसका मतलब है एक आंसर आना है आपके पास। ठीक है, आपने एक आंसर निकालना है।
9 पावर 1 हमेशा 9 होता है, और आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो बेटा हमेशा आंसर 1 होता है। तो 9 पावर 0 1 होगा, तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा इसका। बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा जी, इसके बाद नीचे देखिएगा जी, यहाँ पे क्वेश्चन है जी 1/9 होल पावर 1/2। बड़े ध्यान से देखना है आपने ये। आपके पास एक इंडिसेस में एक लॉ है जिसमें हम कहते हैं a/b होल पावर n। इसका ये इक्वल होता है a पावर n के डिवाइडेड बाय b पावर n। ठीक है, a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n। अब यहां पर भी यही काम हमने करना है। ये 1 पावर 1/2 हो जाएगा, और नीचे वाले में 9 पावर 1/2। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि 1 की पावर में एनीथिंग, अगर 1 की पावर में कुछ भी लिख देना, एनीथिंग, तो वो बेटा हमेशा 1 ही रहता है। वो हमेशा 1 ही रहता है। 1 की पावर में आप जो मर्जी लिख लें वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। अच्छा, अब ये 9 पावर 1/2 का क्या मतलब है? अब आपने 9 को किसी ऐसी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमें जिसमें 2 आ रहा हो। जरा ये याद रखिएगा, जो पावर में लिखा है वो जरा कोइंसाइड कर रहा होगा। आपने 9 को 3 इस पावर तरह 3 पावर 2 और इसके ऊपर होल पावर 1/2। अब ये आप गौर से देखें तो ये दोनों पावर्स लिखी हुई हैं टॉप पे, तो आपने ये भी बात याद रखनी है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। पावर की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये 1/2 और 2 आपस में सिंप्लीफाई होके 1 बन जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा 1/3। सर जी सर, आपने ये जो एक स्टेप किया है कि जिसमें आपने ब्रैकेट खोली है नीचे 3 जी की, बेटा जान, तो अगर हम वो ना भी स्टेप करें तो फिर भी 1/3 लिखते हैं तो ठीक होगा ना? अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं और आप एरर सर फ्री अगर कर, अंदर 2 और बाहर 2 है वो हम ब्रैकेट के साथ ही काट देते हैं तो ठीक है? कौन सा बेटे, ये वाले स्टेप में कह रहे हैं आप? जी सर, जी इस वाले में। हाँ 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 हाँ, अगर आपको समझ है, उस चीज की जी अंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दैट देयर इज नो कंपल्शन फॉर कि आपने उसको वो स्टेप करना है। ठीक है, ओके सर। आप देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये स्टेप्स तो मैं अपनी क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये 5 वाला। अब यहाँ पे हम इसको हमने कन्वर्ट बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आपने इन सारे नंबर्स को 1 सिग्निफिकेंट पे पहले करना है कन्वर्ट, और फिर करना है आपने इसको सॉल्व। अब देखें जी, ये 48.9 लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे होंगे ये। बेटा 48.9 को जब मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखूंगा तो वो बन जाएगा 50। 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है सिर्फ एक नंबर है जो सिग्निफिकेंस रखता है। 50 जो है, जो मैंने 50 लिखा है, ये 1 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और ये 2 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसी तरह मैं 500 लिखता तो 500 जो है इसके 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। ये 1 सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ आई है आपको? और इसके बाद ये जो 0.207 लिखा है, जब मैंने इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे कन्वर्ट करना है, तो आपने ये याद रखना है कि शुरू में जितने जीरोस हैं आते हैं लेफ्ट साइड पे, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर आया वो कौन था? 2। अब आपने क्या इसको अगर आप 1 सिग्निफिकेंट पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.2। अब नीचे वाले पे चलते हैं, 3.94 सबसे पहला सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा है, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा? हाँ जी, 3 सर। 3। तो 3 हमने तो चूंकि करना ही से 1 सिग्निफिकेंट पे कन्वर्ट है, तो अब आप सिर्फ इसको देखेंगे कि क्या ये राउंड ऑफ वगैरह हो रहा है, कि किसके करीब है, ये 3 के करीब है या ये 4 के करीब है। तो बेटा ये 4 के करीब है, इसलिए आप इसको 4 कर देंगे।
बात समझ आ गई? अब ये जो तीनों नंबर क्वेश्चन में दिए थे ये हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर पे इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब ये यहाँ पे हम इनको पुट करेंगे वैल्यूज को 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब ये हमारे लिए बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन गया एक, और इसको हम आप सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो 550 को अगर आप 0.2 से बेशक साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ये 5, तो 5 टू जार, इसको अगर आप मल्टीप्लीकेशन इसकी लिखें तो ये आपके पास क्या आती है? जी बेटा कुछ कहा है किसी ने? सर 0.2 की पावर 2 है। ओ यस, 0.2 की पावर 2 है। अच्छा, इसको फिर हमने फर्दर पावर को भी ओपन करना है, तो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर 2, ये जरा देखिएगा जी, इसको भी यहाँ साइड पे करता हूँ। पावर 2 का मतलब होता है यही नंबर इसी नंबर से 2 दफा मल्टीप्लाई। तो जब हमने यू मल्टीप्लिकेशन करनी है तो नीचे 10 आ जाएगा, पर 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे, अभी आपको बताया है कि इनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करना होता जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, और 10 और 10 जब मल्टीप्लाई होगा ये 100 बन जाएगा। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 100 जो है ये 0.04 होता है, और डिवाइडेड बाय 4। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, इसी 0.4 को पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास 2 आंसर आता है। तो 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको अगर हम आंसर लिखना चाहें तो दैट इज गोइंग टू गिव अस 0.5। हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो 0.5। जी एनी क्वेश्चन सो फार? तो ये वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, शुरू से नहीं आया आपको? जी सर, ये पहले वन, तो आपने वो राउंड ऑफ के वहां तक आ गई थी, उसके आगे ये हमने पहले देखें, तो अब ये देखें बेटा जान, यहाँ पे स्क्वायर भी है इसकी पावर में, स्क्वायर को मैंने ये देखें साइड पे सिंप्लीफाई किया, ये देखिएगा जरा। स्क्वायर का मतलब होता है वही नंबर आप खुद से मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.2 को जब आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे आप? उसको 0.02 से मल्टीप्लाई कर। हाँ जी, तो बेटा जो कभी कभी डेसिमल्स जो है वो मुश्किल लगता है सिंप्लीफाई करना, तो आप उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको डेसिमल्स कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं लगता, आप उसको ऐसे ही रहने दें। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? मैंने कन्वर्ट कर लिया उसको फ्रैक्शंस में, तो डेसिमल खत्म कर दिया, नीचे 10 आ गया दोनों में, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया वो 4, और नीचे 10 और 10 मल्टीप्लाई हुए 100। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 4/100। बेटा बात समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। और ये जो 4/100 है, इसने मल्टीप्लाई किससे होना है? 50 के साथ। तो मैं इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। जब मैं इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आता है? सर वही जो आया क्या? यानी कि सर ये देखें जी, इसको 0 0 से कट गया, 1 2 आ गया, 2 1 जार, 2 2 जार, आपके पास 2 आंसर आता है इस पोर्शन का। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है, इस पोर्शन को न्यूमरेटर को जब हमने सॉल्व किया है तो आंसर क्या आता है? 2। वो यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 4, तो 0.5 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जी क्लियर है अब? जी सर। तो चलिए आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, सिंपल से सिंपल एक लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, वो क्या है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई का बेटा, जब एक डिनोमिनेटर है यहाँ पर और एक डिनोमिनेटर है यहाँ पर, और दरमियान में इक्वल टू है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो बेटा इधर का डिनोमिनेटर उधर जाकर मल्टीप्लाई और इधर का डिनोमिनेटर इधर जाकर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने क्या, अब यहां पर भी देखें आप, तो ये असल में ऐसे है, 3/x-1 इक्वल टू 2/1। डिनोमिनेटर में 2 के कुछ नहीं लिखा, तो बेटा वहां पे 1 लिखा हुआ है।
अब आपने देखे एक एक इधर भी एक डिनोमिनेटर है और इधर भी एक डिनोमिनेटर है और दरमियान में इक्वल का साइन है। अब आप इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा जब भी इस तरह दो टर्म्स लिखी होती हैं उसको ब्रैकेट डाल लिया करें, सो दैट थिंग्स डू नॉट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, अब ये देखें जी 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस स्टेप को कहते हैं बेटा एक्सपेंशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन आपने कैसे करनी है? आपने इस 2 को बारी बारी दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को पहले x से करवाएंगे तो 2x बन जाएगा और फिर 2 को 1 से करवाएंगे 2 बन जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर लेना है। ये 3 और -2 लाइक है, ये माइनस यहाँ पे -2 है, ये जब उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा और इधर 2x बच जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे 5 और ये 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे वो कह रहा है एक्सप्रेस t इन टर्म्स ऑफ p एंड r। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? कि आपने t को सब्जेक्ट बनाना है और आपके जो इक्वल टू की राइट साइड है उसके अंदर p और r जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। बात समझ आई? ये t लेफ्ट साइड पे होगा अकेला और ये जो p और r हैं ये राइट साइड पे होंगे। अब इसको जरा लिखते हैं, p इज इक्वल टू 2t माइनस r। अब हमने t को अलग करना है, असल में हमारा पर्पज है t को अकेला करना। अब ये -r यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब हम इसको उधर लेके जाएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो p + r इक्वल टू 2t। अब यहां से t की जो वैल्यू है, t के साथ एक्स्ट्रा है ये 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो p + r ओवर 2 इज इक्वल टू t। बात फॉलो किया आपने ये बेटा? ये देखें ये t सब्जेक्ट बन चुका है। देखें आप, t अकेला है एक साइड पे और p और r जो है वो एक साइड पे। फॉलो कर लिया आपने? जी, एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास बन गया जी p + r ओवर 2 इक्वल टू t उसने लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिमेट्री का। ये आपने नहीं किया हुआ, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अच्छा ये बताइएगा जी। सर ये सिमेट्री वाले पेपर के अंदर भी नहीं आएंगे सवाल? नहीं, जो चीजें नहीं की हुई नहीं आएंगे ना। अब ये जरा क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इन वॉस्टॉक एंड लंदन इन जुलाई। पहले जुलाई का महीना आइडेंटिफाई करें और जुलाई के महीने में टेम्परेचर इसमें इतना है और इसमें इतना है। आपने क्या करना है, इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। -74 और -7। नहीं, डिफरेंस में बेटा आपने हमेशा बाद वाली चीज को पहले लिखना है। लंदन का टेम्परेचर पहले है, बाद में लिखा हुआ है लंदन, तो उसको पहले लिखना है, माइनस दूसरी चीज को बाद में। सर लंदन का इन दोनों 7 है, सॉरी 7 है जी सर। 7। जी, तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 81। हाँ जी 81। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा जी, टेम्परेचर डिफरेंस इन वॉस्टॉक। अच्छा वैसे आप ज़बानी भी काउंट कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कितना फर्क है। अच्छा जी, टेम्परेचर डिफरेंस इन वॉस्टॉक इन फरवरी एंड जून। वॉस्टॉक बेटा ये है, इसके फरवरी में ये टेम्परेचर है विच इज -47 और जून के अंदर प्यारे बच्चों टेम्परेचर है -71। आप इसका ज़बानी भी आइडिया कर सकते हैं कि ये कितना डिफरेंस होगा।
अच्छा जी, देखिएगा जी इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, आपने माइनस में करके बताना है, ठीक है। बताएं जी इनका कैसे डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों वैल्यूज के दरमियान। -71 -71 -41 जी, माइनस माइनस फोर्टी प्लस वन 47 47 सॉरी, इन दोनों को जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो -24 -24। बेटा डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो माइनस को बेशक आप छोड़ दें, तो यहाँ पर 24 जो है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, डिफरेंस का मतलब है फर्क। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कितना फर्क है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कितना गैप है, ठीक है। नंबर लाइन तो आपको याद है ना, तो नंबर लाइन को याद करते हुए आपने आइडिया कर लेना है कि इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में कितना गैप है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? अच्छा जी जी, सर। आगे चलते हैं जी। रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 168 का प्राइम फैक्टर्स बनाए हुए हैं हमने। वो कह रहा है एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। आपने सिंपल इसका एलसीएम नहीं लेते थे, आपने वो लेने की कोशिश करनी है। 2 के टेबल में जाता है 70। रिमेंबर आपके जो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। लेफ्ट साइड पे ये जो आप लिखते हैं इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 7 एंड 7, तो आपके पास क्या बन जाएगा इसका? 2 2 टाइम, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ पहले 140 इक्वल 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 टाइम्स 7। जी क्लियर है बेटा? वो जी क्या कह सर। रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? HCF निकालना है आपने। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है। इधर देखिएगा जी, 168 लिखा हुआ है और उसके प्राइम फैक्टर्स हैं जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और इसी तरह 140 के भी अभी हमने निकाले थे विच वर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब भी वो बात करेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो आपने यहाँ पर इनके दरमियान में कॉमन देखने हैं, ठीक है। कॉमन कैसे देखने हैं, ये जरा देखिएगा जी। ये एक 2 है जो दोनों में कॉमन है, ये दूसरा 2 है ये जो दोनों में कॉमन है, ये जो थर्ड 2 है ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इंक्लूड नहीं हो सकता। अब ये 3 है, इसमें 5 है, ये भी आपस में मैच नहीं करते। ये एक 7 है और नीचे वाले में भी 7 है, ये आपस में मैच करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या बनेगा? 2 टाइम्स 7। एक ये चीज है, एक ये चीज है और एक ये चीज। तो आपका इसका आंसर क्या आता है? 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 7 इज 28। जी बेटा, फॉलो कर लिया आपने बात? जी सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सर वैसे हम इसका जैसे एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, हम उस तरह भी तो कर सकते उस थे। तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेटा बड़ा लंबा पड़ जाएगा आपको, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने प्राइम फैक्टर्स आसानी के लिए दिए होते हैं, जी ठीक है। सर। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं, आपको वो ज्यादा आसान लगता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो बेशक आप वो कर लें। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n वेयर 180, यहाँ पे ये जो लिखा है ना 180 168n, इसका मतलब है 168 मल्टीप्लाई बाय n है। फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात? जी और सर। वो कह रहा है कि जब आप 168 को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर जो है ये एक स्क्वायर नंबर आता है। स्क्वायर नंबर सबको पता होना चाहिए। आपके पास 4 9 16, ये जो 25 49 36 81 121 100, ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। जी बेटा, बात समझ आ रही है? अच्छा, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, हमें प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं किसके? 168 के। इधर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 168 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने हैं बेटा?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय n करना है हमने। बात फॉलो, हेलो, बात फॉलो कर रहे हैं आप सारे? जी जी सर। हमने n जी की सर। जगह पे हमने कोई ऐसे नंबर्स लिखने हैं बेटा कि ये एक नंबर स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर नंबर का मतलब पता है क्या होता है? कि उसके हर पावर 2 होनी चाहिए। अब ये देखें, ये नंबर स्क्वायर है, ये 2 का पेयर बन सकता है, लेकिन ये एक 2 मिसिंग है। अगर मैं इस 2 के साथ एक और 2 लिख दूं यहाँ पे, इस 2 के साथ मैं एक और 2 लिख दूं यहाँ पे, तो ये भी, इसका भी पेयर बन जाएगा आपस में। जी सर। इसी तरह इस 3 के साथ भी एक और नंबर यहाँ पे लिख दूं तो इसका भी पेयर बन जाएगा यहाँ पे, ये भी स्क्वायर बन जाएगा ना। और इसी तरह ये 7 का भी एक और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो ये भी एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एग्री होगी बात? समझ आ गई आपको? जी सर। अब मुझे आपने बताना है कि मैंने यहाँ पे कितने नंबर्स की एडिशन कर दी है। मैंने ये आखिरी 3 नंबर्स की एडिशन कर दी है ना। तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये असल में n की वैल्यू है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये क्या बनेगा आपके पास? 2 3 6, 6 7 42। 42। तो आपके पास जो n की वैल्यू है वो 42 है असल में। बात फॉलो कर लिया आपने? इस तरह जी वो सर। क्वेश्चन के अंदर क्यूब नंबर भी कह सकते हैं आपको, ठीक है। जब क्यूब नंबर कहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ 3 की बात कर रहा है वो। यहाँ समझा देंगे, मेरी क्लास लीव हो गई थी। जी बेटा, जी बेटा क्या कह रहे हैं? हेलो जी बेटा, कुछ कहा है आपने? सर ये कॉल पर समझा देंगे, मेरी क्लास लीव हो गई थी। सर मैं कह रहा हूँ कि क्लास लीव हो गई थी मुझसे, तो ये ओके, दोबारा समझा इधर देंगे। देखिए, वो कह रहा है कि 168 टाइम्स n जो है वो एक स्क्वायर सर मैं नंबर बोल है, रहा हूँ कि क्लास लीव हो गई ठीक थी, तो है। ये दोबारा समझा और देंगे। 168 के जो प्राइम फैक्टर, बेटा 168 जो है वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 168 के। वो कह रहा है कि ऐसी क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करूं कि ये एक स्क्वायर नंबर बन जाए। स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि जिसके अंदर हर नंबर की पावर 2 हो, जिसके हर नंबर 2-2 दफा लिखे हुए हो। अब ये 2 को अगर हम देखें तो ये 2 जो है पहले वाला ये 2 दफा लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरा 2 है वो 1 दफा लिखा हुआ है। अगर मैं इसके साथ एक और 2 आगे लिख दूं तो इट विल बिकम अ स्क्वायर नंबर एज वेल। और ये जो 3 है इसके साथ भी अगर मैं एंड पे एक और नंबर लिख दूं तो इट विल ऑल्सो बिकम अ स्क्वायर नंबर, इसके ऊपर भी पावर में 2 आ जाएगा ना। और 7 के साथ भी अगर मैं एक और नंबर लिख दूं तो ये भी एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब मुझे आप बताइएगा कि यहां पर मैंने कितने नंबर्स अपनी तरफ से ऐड किए हैं? मैंने अपनी तरफ से 2, 3 और 7 को ऐड किया है। तो बेटा ये जो n है इसकी वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 विच मेक्स 42। जी बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। वो कह रहा है जेन एंड कैन शेयर सम मनी इन रेशो। रेशो हमारे पास दी हुई है। अब टोटल पार्ट अगर आप देखें तो इसमें 5 पोर्शंस जेन के हैं, और ये देखिएगा जो पहले लिखा है उसके पहले है, जो बाद में लिखा है उसके बाद में है। ये 5 पोर्शंस जैन के हैं और 3 पोर्शंस जो हैं वो कैन के हैं। तो टोटल कितने पोर्शंस बन गए बेटा? 8 पार्ट्स हैं इसके। टोटल पार्ट्स आपने कितने करने हैं उसके? 8। अच्छा जी, वो कह रहा है कैन शेयर इज 16 लेस देन जेन्स, ठीक है। जो कैन का शेयर है वो उसके क्या नाम है, दूसरे के शेयर से 16 लेस है। तो पहले तो 16 लेस देन जेन्स, तो हमें तो जेन्स का भी नहीं ना पता। तो हम क्या करते हैं कि जेन्स शेयर बी एक्स,
जेन का शेयर हम कहते हैं कि x है, तो बेटा जान केन का शेयर कितना होगा? जब उसका 10 है x है तो एक 16 सेकंड माइनस ये लिख नहीं रहा। अच्छा जी, कैन शेयर कितना होगा बताइएगा जी? x X माइनस minus 16, 16. बिल्कुल ठीक है। और रेशो में आपको पता है कि रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शंस में लिख लेना, या फिर आप फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं रेशो को। आप कैसे लिख सकते हैं? जेन शेयर ओवर कैन का शेयर, इसको आप क्या लिखेंगे? 5/3, ऐसा ही है। और यहां पर भी जेन का रेशो है x और कैन का रेशो क्या है? x माइनस 16। आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास बनेगा 5 टाइम्स x माइनस 16 और 3 टाइम्स x। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? जब हम 16 को 5 से 80. मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 80. 80 आ जाएगा हमारे पास, और 3x इधर है, तो हमारे पास बेटा जान क्या बनेगा? 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 80। तो 2x विल बी इक्वल टू 80। यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और वो कितनी होगी? 40। और ये x था वो किसका शेयर था? जेन का। तो जेन का शेयर जो है वो कितना है? 40। और कैन का जो शेयर है वो इससे 16 लेस है। 16 लेस का मतलब क्या है? 40 माइनस 16 which is going to be 24। 24. आगे चलते हैं जी। स्केलिंग आपने की हुई है कि नहीं? स्केलिंग ये आपने सर की हुई है बेटा? किया अच्छा, बस है. अच्छा वो कह रहा है कि एक मैप है उस पे 1/25,000 है। मतलब 1 अगर किलोमीटर है तो उसको 25,000 किलोमीटर है तो उसको 1 पे शो किया हुआ है। वो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस, distance between the two villages is 10 centimeter on the map, find the actual distance। ठीक है जी, actual distance किलोमीटर्स में आपने फाइंड करना है कि वो कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइएगा जी जरा। Say 10 10 into into 25,000. 25,000. हाँ जी, Say 10 into So 25,000. 25,000 to 10 से 10 multiply. इन, अच्छा जी, हमने ये फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 25,000 कह रहे हैं आप, लेकिन आंसर जो है वो किस में आएगा बेटा? Kilometers. सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा जी, ये सेंटीमीटर से बेटा, तो आंसर आपका सेंटीमीटर्स में आएगा। नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर से इनटू किलोमीटर. किलोमीटर्स। तो आप बताइएगा जी, सेंटीमीटर से पहले आप जाएंगे मीटर में और मीटर से आप जाएंगे किलोमीटर में। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर का जो रेशियो है वो 100 का होता है और इसका 1000 का होता है। और आपने बात एक हमेशा याद रखनी है कि जब आपने इस तरह से सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो आपने हमेशा क्या करना होता है? डिवाइड। अब जी. यहाँ पे आपने किससे डिवाइड करना है? 2 जीरो इसके हैं और 3 जीरो इसके हैं, आपने 5 जीरो से डिवाइड करना है। तो बेटा ये क्या बनेगा? 2 5 4 जीरोस Say 25 डिवाइड kilometer. डिवाइडेड बाय 5 जीरोस। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.5 किलोमीटर। बेटा एक जीरो आप कम लगा रहे हैं ना, ये देखें 4 जीरो से कट गए और नीचे जो 10 है, जी सर. जब उसको 25 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2.5 आएगा। ठीक है जी, ये फंक्शन है बेटा, ये फंक्शन का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमने तो किया हुआ है। तो ये आपने एफ ऑफ माइनस टू निकालना है। एफ ऑफ माइनस टू का मतलब क्या है कि आपने x की जगह पर -2 पुट कर देना है। तो 5 माइनस 2 ब्रैकेट -2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट -2। तो 5 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 होता है, डिवाइडेड बाय -6। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 9/-6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/-2, मतलब -3/2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा इनवर्स भी कर लें।
चलिए रहने देते हैं, क्योंकि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, क्योंकि आप लोगों ने पेपर की और भी तैयारियां करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है इस तरह लिखना है, वन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसकी जगह आपने एक इक्वल टू और कांस्टेंट डालना है। ये आपने इसकी जगह पे लिखा है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह, ठीक है। बाकी चीजें आपने एज इट इज लिखनी है। अब आपको बताया हुआ है कि जब वैल्यू ऑफ y 48 है तो x की वैल्यू 1/2 है। इस फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करना है कि y की जगह आपने 48 पुट कर देना है और आपने x की जगह पे 1/2 पुट कर देना है, ठीक है जी। ये चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये वहां जाकर इसको पहले एक्सपैंड कर लें आप, तो आपके पास क्या बन जाएगा कि सॉरी 48 इक्वल टू के ओवर 1/4। तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर, तो ये बन जाएगा 48 इक्वल टू 4k। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे 48/4 विच इज 12, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आपने k की वैल्यू फॉर्मूले में लिख के शो करनी होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। इसी फॉर्मूले में आपने जो बनाया है अभी, आपने इसमें y की जगह पे 3 डाल देना है, तो 3 इज इक्वल टू 12/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा 12/3 के। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 आ जाएगा। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो दो आंसर आएंगे, एक +2 और एक -2, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो आंसर्स आते हैं। अच्छा जी, ये आ गया बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपके पास। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, एनी ऑफ देम, ठीक है जी। मैं जहाँ पे दोनों आपके साथ करता हूँ, पहले सब्स्टिट्यूशन करता हूँ आपके साथ और फिर आपके साथ एलिमिनेशन करता हूँ, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूशन में ये दो इक्वेशंस आपके पास 1 और 2। आपने पहले 2 को देखिएगा जरा, मैंने 2 को क्या बनाया, 2 को मैंने x इज इक्वल टू 17 - 3y। अब मैंने x की एक वैल्यू बना ली है, मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा और पहली वाली इक्वेशन में कहाँ पुट करूंगा, x की जगह पे। तो x की जगह +3y नहीं होगा? ओ ये जी जी बेटा, +3y और इक्वल टू नहीं +2y इक्वल टू 7। अब आपने सिंपल एक्सपेंशन करनी है इसकी, और एक्सपेंशन करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 17 × 3 जो है वो 51 होता है, +9y है, +2y है और इक्वल टू 7 है। लाइक टर्म्स आप इकट्ठे कर लें, 11y जो है वो इक्वल हो जाएगा 44 के, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4, ठीक है। अब ये y की वैल्यू को आप इस थर्ड वाली में पुट करें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, विच विल मेक इट 17 + 3 × -4। जी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17 - 12 विच मेक्स इट 5, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी तरह एक क्वेश्चन कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से भी। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करते हैं। आपने कोई एक टर्म जो है उसको सेम करना होता है आपने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x को सेम करना चाहता हूँ, तो x के दोनों कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करें कि वो कोफिशिएंट सेम हो जाएं? यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 3, ठीक है जी। आप मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे नीचे वाली के साथ। ये मैंने नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा जान वो बन जाएगा 3, ऊपर वाली पहले लिख रहा हूँ 3x +
2y इज इक्वल टू 7, और जो नीचे वाली जिसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको करूंगा तो बनेगा 3x माइनस 9y इक्वल टू 51। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अब आपने इनको ऐड करना है लाइक टर्म्स को, लेकिन 3x और 3x को जब हम ऐड करेंगे तो ये 6x बन जाएगा, लेकिन हमने इनको माइनस करना है, तो इसके लिए मैं नीचे वाली के साथ सारे साइंस को चेंज कर दूंगा, जो प्लस है उसको माइनस कर दूंगा, जो माइनस है उसको प्लस कर दूंगा। अब आप गौर से देखें तो 3x और 3x आपस में कट जाएंगे और 2y और 9y आपस में ऐड होके 11y बन जाएंगे, और 7 माइनस 51 माइनस 44 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू फिर दोबारा से -4 आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू को आप किसी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें वापस और x की वैल्यू को निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो 5 आया और y -4 आया। इज देयर एनी क्वेश्चन? ये टॉपिक कौन सा है? बेटा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सिर्फ प्रोपोर्शन के अंदर आता है, उस तरह किसके अंदर आता है? बेटा ये अलग से अलग है, लीनियर इक्वेशंस में आ सकता है ना। अच्छा जी, अब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, अब आपको वो कह रहा है कि इनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखिएगा जी, दोबारा रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। आपकी मिड पॉइंट है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। आपके लिए आसानी के लिए इसके ऊपर छोटा छोटा लिख लिया करें, x1 y1 x2 y2। अब आपने सिंपल इसमें प्लग करना वैल्यूज को, -8 प्लस 4 ओवर 2, और y1 क्या है 10 है और y2 क्या है 1 है ओवर 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर 2 और 11 ओवर 2। इसको जब हम फाइनल आंसर में लिखेंगे तो -2, 11 ओवर 2 आपके पास इसका मिड पॉइंट का फाइनल आंसर आ जाएंगे। जी बेटा, क्लियर है बात? जी सर। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपने लाइन ऑफ इक्वेशन निकालनी है पी क्यू। लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा याद रखिए कि 2 चीजें चाहिए, एक तो ग्रेडियंट चाहिए जिसको हम एम भी कहते हैं, और दूसरा आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए जिसको हम सी भी कहते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, विच इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब उसी तरह आपने करना है, वो आपने x1 x2 लिखा हुआ है ऊपर, आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, और वो वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास। y2 कितना है आपके पास 1 है, और y1 कितना है 10 है, डिवाइडेड बाय x2 कितना है 4 है, माइनस x1 कितना है -8 है। आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है बेटा ग्रेडियंट निकालने के लिए। ये क्या बनेगा जी, -9 9 ओवर 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3/4 बन जाएगा। तो ग्रेडियंट जो है वो -3/4 है। अब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसके लिए कोई सा एक पॉइंट पकड़े आप ऊपर से। फॉर एग्जांपल मैंने माइनस ये 4 और 1 आसान लग रहा है, ये पकड़ लें। आपने y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें y की जगह आपने 1 पुट करना है, m की जगह ये जो अभी हम आपने m फाइंड किया है -3/4 ये पुट करना है, इनटू x की जगह पे 4 पुट करना है प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप बेटा, आपके पास 1 इज इक्वल टू -3 प्लस सी बन जाएगा, और c की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 3 विच इज 4 ये आ जाएगी। आपके पास देखें दोनों वैल्यूज आ गई हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर के लिए y इज इक्वल टू -3/4x ग्रेडियंट की जगह ग्रेडियंट की वैल्यू को पुट करना है, और y इंटरसेप्ट की जगह y इंटरसेप्ट की वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है जी, आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 4। ठीक है बेटा, ये बात जी सर। आपके पास लाइन ऑफ इक्वेशन बन गई है पी क्यू की। आगे चलते हैं जी, इसमें हमारे पास सर्कल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आ गया जी। सर्कल प्रॉपर्टीज को जरा बगैर क्वेश्चन को देखें हम अपनी प्रॉपर्टीज की जरा रीइंफोर्समेंट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उसको जरा देखते हैं।
बेटा प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी थी कि जो सर्कल है उसका कोई डायामीटर है, तो डायामीटर की हेल्प से जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो डायामीटर 90 की माइनस हेल्प से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये टोटल ये एंगल 90 डिग्री का है, और डायामीटर की हेल्प से ये एंगल भी बन रहा है, तो ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक होगी बात, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि टेंजेंट जो है और रेडियस जो है, ये ओ बी जो है ये एक रेडियस है, ओ बी जो है ये एक रेडियस है, और बी क्यू जो है ये एक टेंजेंट है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन दोनों के दरमियान में, टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और तीसरी बात कि यहाँ पर कोई रेडियसेस अगर हैं तो हम उनको भी लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो इनकी रेडियसेस की वैल्यूज भी यहाँ पर इक्वल होती हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाला एंगल 38 दिया हुआ है, तो ये ऊपर वाला एंगल निकालना मेरे नहीं ख्याल आपके लिए मुश्किल होना चाहिए, और वही चीज वो पहले पार्ट में मांग भी रहा है। वो कह रहा है डी ए सी, इनके दरमियान में ये जो एंगल बनता है आपने ये फाइंड आउट करना है। आपको वो पूरा एंगल पता है कि वो पूरा एंगल 90 का है, और 90 में 90 से माइनस 38 90 में से आप 38 को माइनस कर दें, आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 52। ठीक होगी बात। उसके बाद आपसे कह रहा है डीबीसी, डीबीसी आपके पास ये डी है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, ये वाला आपने एंगल बताना है कि ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा, कौन से वाला, डी बी सी। बड़े ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी को रिवाइज कराने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा जी आप। बेटा ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि ये देखें दो पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, एक डी है और एक ये सी है। इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे, ये यहाँ पे, ये ए वाला, ऐसा ही है, जिसके सामने जो आर्क है वो ये है डी सी, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक एंगल बन रहा है ये यहाँ बी पे, और इन दोनों के सामने जो आर्क है वो भी यही है, ऐसा ही है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। अगर वो 52 है तो ये भी 52 है। ये बात समझ आ गई बेटा। और इसे हम कहते हैं कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। जी बेटा समझ आई जी सर। जी। एनी क्वेश्चन? मैं दोबारा बेटा करा देता हूँ, ये देखिए जरा। बेटा प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट्स हैं, ये देखें सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है। और वो जो दोनों पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से जो एंगल, सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से जो एंगल बन रहा है, ये देखें ये जो दो पॉइंट्स हैं इनकी हेल्प से एक एंगल बन रहा है, वो ये है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ, जिसको अभी हमने फाइंड आउट किया था 52 डिग्रीज, ऐसा ही था। सर ये तो राइट एंगल से निकला। जी जी, उसके सामने जो आर्क है बेटा जान वो ये वाली है, ये वाली, उसके सामने जो आर्क है वो ये है डी सी, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक और एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, वो ये है, ये आप देख रहे हैं जहां जहां मैंने पेंसिल को ये हाईलाइट किया है, ये वाला एंगल, ठीक है। और इस एंगल के सामने जो आर्क है वो भी यही है डी सी। तो बेटा प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल होंगे, इसे कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। जी बात समझ आई है आपको? जी बेटा अब क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो एंगल इन सेम सेगमेंट्स की जो वैल्यूज हैं वो भी आपस में इक्वल होती है। और जो आखिरी पार्ट है इसका, उसमें वो कह रहा है सी बी क्यू निकाले। देखते हैं जी सी बी क्यू क्या है। सी बी क्यू, बेटा सी बी क्यू का मतलब है ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है,
और ये अंदर वाला एंगल अभी हमने लास्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था 52 डिग्रीज, तो बाहर वाला एंगल निकालना तो नहीं मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता। 90 माइनस 38 90 माइनस 52, 38 डिग्री। ठीक है जी, जो कि हमारे पास 38 डिग्रीज। जी आई होप थिंग्स आर क्लियर एट सो फार, ऐसा ही है जी सर। एक मिनट ऊपर का है। जी। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रेट, नेक्स्ट क्लास में आएगी। चलिए आगे चलें काइनेमेटिक्स कितना पेपर रहेगा? जी बेटा। अच्छा जी, ये वेक्टर्स है हमारे पास, भी आ रहे हैं। वेक्टर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा जी, ये सेक्टर Kinematics आपने आ पढ़ा रहा है। हुआ है जी बेटा जी, नहीं आ रहा। अच्छा जी, सिलेब आपके एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। सर हमने ये तो नहीं पढ़ा। आपने एरिया ऑफ सेक्टर नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा पढ़ा होगा, हुआ ऐसा है। हो नहीं सकता बेटा। एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर आपने अपना आंसर लिखना है। तो इसमें थीटा की वैल्यू होती है 60 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आपने एज इट इज रहने देना है, आर की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। आपके पास इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/6 आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया सेक्टर का। आपने पेरीमीटर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी आर है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये कैसे निकालेंगे? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है, ओवर 360 हमारे पास वो है टोटल एंगल ऑफ द सर्कल, और 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी। तो ये हमारे पास 1 नीचे 6, ये 2 भी इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर, ये आर्क लेंथ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, प्लस रेडियस की वैल्यू रेडियस 3.142 नहीं प्लस होती? रेडियस। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन को सुना करें, जो मैं कह रहा था कि हमने पुट नहीं करना, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने पुट नहीं करना। जी जोहेब आप क्या पूछ रहे हैं? तो ये 2 सर बार मैं ये रेडियस पूछ में प्लस किया। बेटा क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और हम पेरीमीटर निकालना चाह रहे हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स इस शेप में नजर आ रही हैं उन सबको आपने ऐड करना है। तो एक साइड ये है जिसकी लेंथ है रेडियस, और एक लेंथ ये ऊपर है जिसकी लेंथ है रेडियस, और एक आपके पास ये कर्व्ड पाथ है जिसकी हमने लेंथ अभी निकाली है, विच इज 1/3 पाई आर। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनेगा। जी बेटा क्लियर है? जी जी जोहेब सर। आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? नहीं सर वो ठीक है, मुझे आगे समझ। पेरीमीटर का मतलब होता है, याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, आपने अपनी सारी बाउंड्रीज को ऐड करना है। ठीक है जी, मैट्रिसेस आपने नहीं किया हुआ। सर फिर हम यहाँ पे 4 दफा और नहीं लिखेंगे? नहीं ना बेटा, ये देखें, ये देखें आपके पास यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये साइड है। तो 3 साइड्स को आपने ऐड करना है, बस 3 साइड्स की लेंथ निकाल के आपने इन तीनों साइड्स को ऐड कर देना है। जी क्लियर है बात? जी सर। आगे चलते हैं जी। मैट्रिसेस आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरक्वार्टाइल क्वार्टाइल रेंज नहीं है। ये नेक्स्ट फैक्टराइजेशन, ये आपको कल मैंने करवाई थी जी, इसको जरा देखिएगा मेरे साथ, आपको अब आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन में सबसे मिड टर्म पहली चीज ब्रेकिंग आपने, यार आपको कल बताया था कि जब 2 टर्म्स यहाँ होंगी पे तो कॉमन मिड टर्म लेंगे। ब्रेकिंग नहीं होती, कॉमन होता है, या फिर एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, जब 2 टर्म्स होंगी तो ये 2 काम करने हैं। कॉमन निकालेंगे इसमें बेटा, 3 कॉमन है, अंदर आएगा x स्क्वायर सर माइनस x भी 4। कॉमन है। अच्छा x भी कॉमन है, ओके। जी सर 3x कॉमन है। अच्छा जी, तो आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा x माइनस 4। तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन का आंसर है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी,
अब ये देखें जब 3 टर्म्स आएंगी तो मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। और मिड टर्म ब्रेकिंग में आपने क्या करना है वो अच्छी तरह आपको बताया था कि -2 के फैक्टर्स बताएं जी, ये 1 है और ये -2 है, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 आता है, और दरमियान में क्या लिखा हुआ है, -1। ये देखें जी दरमियान में -1 है, तो ऐड करके -1 बने और मल्टीप्लाई करके -2 बने। ऐसे दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सर 1 और 2 ही है। 1 और 2 ही है, लेकिन साइंस का थोड़ा डिफरेंस होगा, -2 होगा और +1 होगा। +1 होगा। तो आप दरमियान वाले नंबर को ब्रेक कर देंगे, उसकी जगह पे आप लिखेंगे -2xy और +1xy। और मैंने आपको बताया था कि शुरू वाला और आखिर वाली चीज आप एज इट इज लिख देंगे, विच विल मेक इट x², और आखिर में क्या बन जाएगा 2y²। उनको आपने एज इट इज लिख देना होता है। अब आप पेयर बना लें, पहले दो का और आखिरी दो का पेयर बना लें। पहले दो के पेयर में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर आपके पास x - 2y आ जाएगा, और आखिरी दो में क्या कॉमन है, आपके पास Y +y कॉमन है। जो भी साइन शुरू में होता है वो आपने लिखना होता है, यहाँ पे शुरू में y प्लस है तो प्लस आएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, x - 2y। अब आप गौर से देखिएगा कि एक ब्रैकेट है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, आप उस ब्रैकेट को एक दफा लिखेंगे और जो बाकी चीजें बच जाएंगी वो आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आपके पास फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है, विच इज x - 2y, और आगे क्या है, x + y। नीचे वाले में देखिएगा जी, ऊपर भी फैक्टराइजेशन हो रही है, ऊपर कॉमन लेना है खाली x + 4, और नीचे वाले में मैंने आपको बताया था जब भी दो टर्म्स होंगी या तो कॉमन होगा या फिर एक और मैंने आपको स्क्वायर आइडेंटिटी वाला बताई सर। थी ये वाली, या तो आपने इसको ऐसे बनाना होगा, ठीक है। अब आपने इसको नीचे वाले को इस तरह बनाना है अब आपने, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसको यूं बनाने के लिए आप क्या करेंगे, x² - 4², 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो जब आप इसको फर्दर लिखेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में तो वही रहेगा x + 4, x × x + 4, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x + 4 × x - 4। एक दफा उन्हीं दोनों को ऐड करके लिखना है और एक दफा उन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। अब यहाँ पर ऊपर x + 4 और नीचे x + 4 कट जाएगा, और आपके पास फाइनल आंसर जो है वो x/x - 4 आ जाएगा। जी बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। अच्छा जी नीचे चलते हैं। सर ये सिंपलीफाई समझ नहीं आई। थोड़ा सिंप्लीफाई किया ना, जो ऊपर ब्रैकेट है और जो नीचे ब्रैकेट है वो आपस में सेम है, जो सेम ब्रैकेट से आप उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 22 में। अब आपने ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने मीटर क्यूब में दिया हुआ है आपको, और आपने सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। बेटा आपको रिलेशन याद होना चाहिए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के दरमियान में 100 का रिलेशन होता है, और जब भी आपने क्यूब करना है तो आपने तीनों चीजों का क्यूब कर लेना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब के और मिलीमीटर क्यूब के दरमियान में 6 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जीरोस जो हैं वो 3 गुना हो जाते हैं, 3 टाइम्स जीरोस हो जाते हैं यहाँ पे। अब आपको इन दोनों के दरमियान के जब रिलेशन पता है तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जब आपने राइट से लेफ्ट आना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब आपने लेफ्ट से राइट जाना है तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपने कहां से कहां जाना है, इस क्वेश्चन के लिए आपने राइट से लेफ्ट को जाना है, तो आपने 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 100000 से, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डेसिमल को आपने मूव कर देना है राइट साइड पे, कितने स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6, तो 250000 एंड 1 मोर 0, तो 5 जीरोस आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। सर ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन? बेटा ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सी कन्वर्जन की। अच्छा जी इसके बाद आपके पास है ये लोअर बाउंड का क्वेश्चन है जी। लोअर बाउंड आपने किया हुआ है 9th में, ठीक है, छोटी क्लासेस में किया हुआ है आपने ये।
John has length of string. The string has 4 meter long. Correct to nearest 10 meters centimeters. जब भी जिसके भी वो करेक्ट कहेगा आपने अपनी एक्यूरेसी निकाल लेनी है उधर। एक्यूरेसी का मतलब है जो भी नियरेस्ट कह रहा है उसको हाफ कर देना है। वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जब आपने लोअर बाउंड निकालना है आपने, तो लोअर बाउंड निकालने के लिए आपने, हेलो जी सर। जी बेटा, लोअर बाउंड निकालने के लिए आपने क्या करना है, राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ध्यान से देखिएगा, आपने 5 सेंटीमीटर का लोअर बाउंड। अब ये स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 400 मीटर्स है, लेकिन आपके पास जो नियरेस्ट है वो सेंटीमीटर्स में है। तो ये 4 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, विच विल मेक इट 400 सेंटीमीटर। ठीक है। और जब आपने लोअर बाउंड निकालना है तो बेटा आपने क्या करना है, इसमें से ये जो एक्चुअल लेंथ है 400, इसमें से इस 5 को माइनस कर देंगे, विच विल मेक इट 395 सेंटीमीटर। और अगर आपको कहता कि आप अपर बाउंड निकालें, तो अपर बाउंड निकालने के लिए आपने इस 400 में 5 सेंटीमीटर्स को आपने ऐड कर देना था, विच वुड हैव मेड इट 405 सेंटीमीटर। जी, बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, आगे वो कह रहे हैं जी सर अगर ये 405 सेंटीमीटर बनेगा तो फिर राउंड ऑफ होके 4.1 मीटर नहीं बन जाएगा? नहीं बेटा, हमने उसकी एक्यूरेसी निकालनी है। एक्यूरेसी में हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा चीज को पीछे लेके आते हैं। ठीक है। एक हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यू बन जाती है अपनी ही एक्चुअल वैल्यू के अक्रॉस। ठीक है। ओके सर। आगे चलते हैं जी। जॉन कट्स 10 पीसेस ऑफ स्ट्रिंग। अब जॉन ने 10 पीसेस स्ट्रिंग के काट रहा है। ठीक है। एक्चुअल जो लेंथ थी वो हमारे पास वही है 400 मीटर्स। ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है जी। हर पीस जो है वो कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। करेक्ट टू नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर। जब भी नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर की बात करेगा तो आपने क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी निकाल लेनी है, जो यहाँ पे इस केस में कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1/2 या फिर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ईच पीस का लोअर बाउंड भी निकाल लें और अपर बाउंड भी निकाल लें। ईच पीस का लोअर बाउंड जो है इट इज गोइंग टू बी 4.5 सेंटीमीटर और अपर बाउंड जो है वो कितना हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। जी समझ आ गया बेटा ये किस तरह आया? ये दोबारा समझा दो। बेटा लोअर बाउंड प्रोबेबिलिटी किस कैसे तरह है? निकाल, नहीं बेटा, ये अपर बाउंड लोअर बाउंड है, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में है ये। बेटा वो कह रहा है कि ईच पीस जो आप काट रहा है वो उसमें से दैट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है। और वो कह रहा है जो उसकी एक्यूरेसी है वो नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर है। तो एक्यूरेसी जब आपने निकालनी है, जो भी एक्यूरेसी वो कह रहा है आपने उसको हाफ कर लेना है। ठीक है। जो यहाँ पे इस केस में कितनी है, 1 है, तो 1 का हाफ कर लेंगे, वो क्या बन जाएगा 0.5। 0.5 सेंटीमीटर। और अगर आपने अपर बाउंड निकालना है तो आपने क्या करना है, उसमें वो वैल्यू ऐड कर देनी है, और अगर लोअर बाउंड निकालना है तो वो वैल्यू उसमें से क्या कर देनी बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। अच्छा, तो वो अब आपको क्या कह रहा है, अच्छा वो मांग क्या रहा है हमसे, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग। आपकी कितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो रह जाएगी। अब आपने क्या करना है कि कितनी मिनिमम लेंथ, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग की कितनी बच जाएगी वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा जरा। जी बेटा। 5.5 को हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, आपके पास जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है वो 400 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ सर जो स्ट्रिंग मल्टीप्लाई की है करके ना, 400 से माइनस कर देंगे। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो 400 सेंटीमीटर है। ये बात आपने याद रखनी है।
ठीक है, सर 5.5 को 10 में करके फिर 4 मिनट से माइनस कर देंगे। अच्छा जी बेटा देखिएगा जी, हाँ तो 5 पॉइंट, ठीक है जी। अब 5.10 पीसेस की लेंथ आप पहले निकाल लें कि 10 पीसेस की लेंथ कितनी बनेगी। एक पीस की लेंथ जो है वो 5.5 है, विच इज, और उसको जो हम 10 निकालेंगे तो 55 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ 10 पीसेस नाउ। और टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास वो कितनी है, टोटल लेंथ। अच्छा अब हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बेटा मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है मुझे बताइएगा जरा। बेटा मिनिमम वैल्यू हमेशा तब आती है जब आप यहां से मिनिमम वैल्यू लें और जब आप और सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू की आप मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लें। मतलब दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो मिनिमम कब होगा, जब देखें ना, एक वैल्यू है ये मैक्सिमम है और ये वैल्यू है मिनिमम, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है वो भी एक तरफ से मैक्सिमम है और एक तरफ से मिनिमम है। अब आप मुझे बताएं कि डिफरेंस किन दोनों के दरमियान में मिनिमम होगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस किन दोनों के दरमियान में होगा। दिस इज क्वांटिटी 1 और दिस इज क्वांटिटी 2। जी बताइएगा जी, किस तरह डिफरेंस कम होगा। सर 395 माइनस 55। बेटा जब आप मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे और मिनिमम वैल्यू उसमें से क्या है 395 और यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 55। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 340 सेंटीमीटर वुड बी द आंसर फॉर दिस रिमेनिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये बड़ा डिटेल में आपने टॉपिक किया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बड़ा डिटेल में किया होगा लास्ट क्लास में। ये बेटा क्लियर है यहां तक, आगे चलें, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन। ये तो बेटा हमने क्वेश्चन पहले भी बड़ी दफा किया हुआ है तो आई वुड नॉट बी डूइंग इट अगेन, ये हमने पहले बड़ी दफा किया है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपने नहीं की, काइनेमैटिक्स है, की हुई है लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। ये लसाई आ गया, ये आपने अभी नहीं किया हुआ, तो दिस इज इट। ये एक पेपर मैंने आपके साथ एज अ रीइंफोर्समेंट किया है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स कि इसमें क्या क्या चीजें जो है इट कैन कम।